जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूं आप ही के चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम करेंगे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12वीं की नागरिक शास्त्र का पेपर, जो इसको हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र, उसका पेपर एनालिसिस करेंगे सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ साथ। ठीक है। तो इस वीडियो खास होने वाली है कि ये वीडियो इसलिए खास होगी क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे चाणक्य अकेडमी दिल्ली से दीपक सर। तो वीडियो को आप एंड तक दिखिएगा। ठीक है। और कुछ भी आपको कुछ समस्या आती है तो आप एक काम कीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या है इसका। ठीक है। तो पहला सिलेबस इंग्लिश में देख लेते हैं। द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, द न्यू सेंटर ऑफ पावर, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। दो ध्रुवीयता का अंतर, शक्ति के समकालीन केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन दुनिया में सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, भूमंडलीकरण, जिसको वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरी बुक जो इसकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। पहली बुक थी इसकी आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति, और दूसरी है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, प्लान डेवलपमेंट, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, रीजनल एस्पिरेशंस, इंडियन पॉलिटिक्स रिसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, एक दलीय प्रभुत्व का युग, नियोजित विकास की राजनीति, भारत के बाहरी संबंध, कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और बहाली, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीति में हाल के विकास। ठीक है। तो अब चलो जुड़ते हैं, बात करते हैं दीपक सर से। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और मुझे पता है कि वीडियो आपके डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाली है, चाहे जिनका पेपर हो चुका है या फिर जो पेपर अपकमिंग एग्जाम्स देंगे 2024 के अंदर। ठीक है। तो जुड़ते हैं सर से। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको 12th क्लास का पॉलिटिकल का राजनीतिक विज्ञान का हुआ पेपर करवाने जा रहा हूँ। ये सीबीएसई बोर्ड का पेपर है जो कि आपका यूपी बोर्ड में और अलग अलग बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उसके सेम टू सेम आता है। ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन हम करेंगे लगभग ये समझ लीजिए कि जो हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे 6 नंबर के, 8 नंबर के, 4 नंबर के, तो ऐसा मानिए कि जो पैटर्न है ना सेम टू सेम लगभग होता है। ठीक है। सीबीएसई बोर्ड ले लो, ठीक है, चाहे यूपी बोर्ड ले लो, ठीक, लगभग 95% जो सिलेबस है ना एक जैसा है, चैप्टर एक जैसे है, कंटेंट एक जैसा है। ठीक है। तो आपका जो ये सीबीएसई बोर्ड का पेपर है ना, इससे आपको यूपी बोर्ड का पेपर करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर आपको यूपी बोर्ड के पेपर में नंबर लाने हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए ध्यान से। ठीक है। जो कि आपको बाद में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक। तो आशा करता हूँ आप लोग ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को। जी। तो चलिए अब हम सीबीएसई बोर्ड के पेपर पर नज़र मारते हैं। ठीक है। इन पेपर का पैटर्न क्या है, इसमें है एमसीक्यू क्वेश्चंस। यूपी बोर्ड में कम आए ज़्यादा है उस पर अलग बात होती है। एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर मैं इस वीडियो में कर पाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन एमसीक्यू, क्योंकि 1 लाख एमसीक्यू आप पढ़ेंगे तो उसमें से आपके हो सकता है 20 एमसीक्यू फंसे। ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाले क्वेश्चन कराऊंगा, जिसको आप एक क्वेश्चन अगर समझ लेंगे तो आप कई क्वेश्चन कर सकते हैं उसको। ठीक है। तो पैराग्राफ, एमसीक्यू, ठीक है, और लॉन्ग आंसर राइटिंग क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर राइटिंग क्वेश्चन, ये पैटर्न होता है। तो चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि ये देखिए एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू तो आपका कोई भी आ सकता है। तो इसमें जैसे यही देख लीजिए, निम्नलिखित में से 1991 में सोवियत संघ में हुए तख्तापलट का विरोध करने के नायक के रूप में उभर के कौन आया था। ठीक है। तो इसका बोरिस येल्त्सिन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो ऐसे ही जो भी है ना एमसीक्यू, इसको आप देख सकते हैं, ये आप कर भी सकते हैं। ठीक है। जैसे कि ये देख लीजिए, निम्नलिखित में से भारत में कौन सी देशी रियासत शुरुआत में भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया था। सबसे पहले किसने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विरोध किया था। ठीक है। भारत की कौन सी ऐसी देशी रियासत थी जिसने शुरुआत में भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया था। बड़ौदा, मैसूर, ग्वालियर या हैदराबाद। तो इसमें से हैदराबाद है जिसने विरोध किया था। ठीक है, याद रखना। तो अब हम चलते हैं मेन आंसर जो जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं। ठीक है। तो ये 2 नंबर के आंसर से इसको देखिए। जैसे कि साझी संपदा की अवधारणा बताइए। साझी संपदा क्या होती है, क्या साझी संपदा क्या होती है। अब देखिए ये छोटे आंसर है, इनको 2 लाइन में केवल 2 नंबर के हैं। देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा
2 नंबर के आंसर है, 6 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के और 12 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो आपका पोल साइंस का यूपी का पेपर होगा, यूपी में, तो आपका आ सकता है कि साझी संपदा क्या होती है। तो चलिए समझ ले, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। साझी संपदा का मतलब क्या है, जो सबकी संपदा होती है। देखिए दुनिया में जो ओजोन परत है, जो समुद्र है, जो हवा है, वायु है, ये सबकी साझी संपदा होती है। मान लीजिए अलग अलग देश है, ABCD अलग अलग देश है, भारत है, अमेरिका है, रूस है, सब प्रदूषण कर रहे हैं। तो सबको प्रदूषण के बारे में सोचना चाहिए ना कि प्रदूषण को कम करना है। तो ये जो अंटार्कटिका है, बर्फ के गिरने से रही है, सबकी साझी संपदा है। तो ये साझी जिम्मेदारी भी हो जाती है। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा, मान लो एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ज़्यादा देर तक समझाऊंगा तो वीडियो 3-4 घंटे की हो जाएगी। इसलिए मैं जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा। आपको समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। साझी संपदा का मतलब क्या है, जो सबकी संपदा हो, ठीक है। जैसे जंगल, पर्यावरण, समुंदर, ठीक है, और अंटार्कटिका है ना, जो बर्फ का कॉन्टिनेंट, वो सबकी साझी संपदा है। तो सबकी साझी जिम्मेदारी भी होगी, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस आया था तो किसी एक देश की संपदा, एक देश की जिम्मेदारी नहीं थी ना, तो सब देश की जिम्मेदारी थी ना। वैसी साझी संपदा क्या होता है, जो सबकी होती है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत के राजनीतिक चुनावी इतिहास के में वर्ष 1967 को एक महत्वपूर्ण पड़ाव के मानने के कई 2 कारण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए भारत में 1967 के महत्वपूर्ण चुनाव का मतलब महत्वपूर्ण पड़ाव क्यों माना गया। देखिए 1964 में क्या हो गया था, नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद 1965 में वो लाल बहादुर जी की, शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। 2 प्रधानमंत्री खत्म हो जाते हैं इंडिया के, ठीक है। उसके बाद चाइना से युद्ध, मतलब पाकिस्तान से 1965 का युद्ध भी हो जाता है, ठीक। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। फिर चुनाव भी होते हैं, और चुनाव होने के बाद क्या होता है कि कांग्रेस को ना हार मिलती है 2 जगह 3 जगह में, ठीक है। मतलब पहली बार होता है कि कांग्रेस 1 या 2 जगह लगभग क्या होती है, भारत में हार जाती है, ठीक है। तो इसीलिए महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है इसको भारत के चुनावी इतिहास में, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस क्या हो जाती है, हार जाती है 2 जगह से, ठीक। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब उस जगह का नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपका पेपर है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कोई 2 लाभ लिखिए। देखिए कोई भी संगठन क्यों बनता है, किसी ना किसी मतलब से बनता है कोई भी संगठन, ठीक है। कोई भी संगठन किसी ना किसी मतलब से बनता है, ठीक है। आप ऐसा सोचिए कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनना है तो आपका फायदे के लिए बनना होगा। आप किसी दोस्त से फायदा लेना, आपको किसी से बात करनी हो, आपको किसी से प्यार मोहब्बत करनी हो, तो इसलिए बनता है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कोई भी संगठन का मतलब है ग्रुप क्यों बनेगा, अपने लाभ के लिए बनेगा ना, लाभ के लिए बनेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ रहे हो। लाभ के लिए, सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए, ठीक है। ये सारी बातें होती है जिससे ग्रुप बनता है, ठीक है। तो गठबंधन की सरकारों के क्यों दे लाभ, गठबंधन की सरकारों की वजह से क्या होता है, विचारधाराएं आती है कई सारी। क्या होती है, विचारधाराएं। गठबंधन सरकार का मतलब क्या होता है, जैसे कि ए पार्टी अकेले नहीं जीत पा रही है तो बी पार्टी के साथ जुड़ाव करके गठबंधन की सरकार बना लेगी। जैसे कि मान लीजिए समाजवादी पार्टी यूपी में और आम आदमी पार्टी के साथ क्या कर ले, गठबंधन कर ले, और दोनों मिलकर चुनाव लड़े बीजेपी के खिलाफ, तो गठबंधन की सरकार हो जाएगी। तो गठबंधन की सरकार से फायदा क्या होता है, कई सारे लोगों की विचारधाराएं होती है, कई सारे लोगों का जुड़ाव होता है, और नीतियां बनाने में कई सारे लोगों की मत होते हैं, और तानाशाही नहीं हो पाती। जैसे एक ही पार्टी रहेगी तो तानाशाही भी हो सकती है, ठीक। गठबंधन की सरकार रहेगी तो जनता की ज्यादा भागीदारी होगी, ठीक है। 1985 में हुए पंजाब समझौते की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए 1985 में ना राजीव गांधी के साथ होता है, राजीव गांधी के साथ लालडेगा का समझौता होता है। लालडेगा अकाली दल के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पंजाब में समझौता होता है। 1984 में आप जानते हैं इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जसवंत सिंह और खुशवंत सिंह नाम के 2 इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी गार्ड इंदिरा गांधी को क्या मार देते हैं, गोली मार देते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, पंजाब में ना दंगे फसाद हो जाते हैं, और मतलब पंजाब के खिलाफ काफी सारे आंदोलन होने लग जाते हैं, और कांग्रेस के खिलाफ पंजाब में ना आंदोलन होने लग जाते हैं। तो उसी आंदोलन को रोकने के लिए लालडेगा और राजीव गांधी के बीच समझौता होता है 1985 में, ठीक है। इसकी विशेषता क्या होती है कि पंजाब में ना पंजाबियों को मतलब की सुविधाएं मिलेगी, और जो आंदोलन कर रहे होंगे ना उनके आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। ये लालडेगा और राजीव गांधी के बीच समझौता होता है, और इसके बाद पंजाब में शांति हो जाती है। ये विशेषता होती है पंजाब समझौते की, ठीक है। पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के मुद्दे विश्व राजनीति का हिस्सा क्यों बन गए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन है ना, आज की विश्व राजनीति के मुद्दे क्यों बन गए। देखिए विश्व राजनीति में जैसे सुरक्षा का मुद्दा है, तो सुरक्षा पहले होती थी कि आतंकवादी हमला हो रहा है, पहले होता था कि कोई किसी को परमाणु मार रहा है, लेकिन आज की समस्या क्या है कि आज के मुद्दे क्या, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। मतलब
पर्यावरण में महामारी आ रही है, ठीक है, पेड़ कट रहे हैं, ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ये सारे मुद्दे आज के बड़े मुद्दे हैं। जैसे कोरोना वायरस का मुद्दा है, तो ये आज विश्व राजनीति के मुद्दे हैं, क्योंकि आज के लोगों को इसकी चिंता है, क्योंकि आज आतंकवाद से लोग ना मरे, लेकिन पर्यावरण में ह्रास होने के कारण लोग मर रहे हैं। जो ओजोन परत में छेद हो रहा है उसके कारण धरती पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसके कारण लोग मर रहे हैं। इसलिए आज विश्व राजनीति का हिस्सा बन गया, क्योंकि आज के लोगों की वो समस्या है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो कारण लिख देना इसके दो, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर का आंसर है, वो 6 नंबर के थे, अब ये 4 नंबर का आंसर है। देखिए, पाकिस्तान में सफल लोकतंत्र स्थापित करने के 2 चुनौतियां बताइए। यह सार्क ने दक्षिण एशियाई देशों में बहुपक्षीय साधनों के माध्यम से सहयोग विकसित करने की क्षेत्रीय पहल की है। इसके 2 उदाहरण न्यायसंगत उदाहरण ठहराइए। तो इन दोनों में से कोई भी लिख देना है, ठीक है। अब 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते क्या है कि पाकिस्तान में सफल लोकतंत्र को स्थापित करने में आई किन्हीं 2 चुनौतियां। चलिए ये देख लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों नहीं बन पाता, इसके खिलाफ इसके लिए लिखनी है। तो आपको आंसर लिखने का मैं तरीका बता रहा हूँ। पहले आप आंसर 4 नंबर का है तो कम से कम एक करिएगा, शुरुआत में इंट्रो दीजिएगा इतना बड़ा, ठीक है। इंट्रो देने के बाद क्या करेंगे आप, फिर लिखेंगे पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे सेना का शासन रहता है, वहाँ पे हमारे साथ से आज़ाद हुआ था, लेकिन फलाना ठिकाना ये सारी चीज़ें ये बताएंगे। फिर उसके बाद नंबर लेने के लिए क्या करेंगे, आप गोला बनाएंगे। उसके बाद लिखेंगे पाकिस्तान में लोकतंत्र ना होने के कारण। एक क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पाकिस्तान में लोकतंत्र ना होने के कारण। फिर लिखेंगे सैनिक शासन, धर्म का वर्चस्व और दबाव मानसिकता और पश्चिमी देशों का क्या दबाव, ठीक है, और गलत विचारधारा, आतंकवादियों का सपोर्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाएगी पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना होने के कारण, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर इसके आगे ये जो हो जाएगा ना, फिर जब ये लिख दोगे आप, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, ये लिखने के बाद, अब ये लिखने के बाद क्या करोगे, यही जो बना होगा, ये बनाने के बाद ये जो डब्बे होंगे ना, इनको फिर एक्सप्लेन करोगे ऐसे ऐसे करके, समझ आ रहा है। इसको एक्सप्लेन करोगे। यहाँ लिखोगे सैनिक शासन, तो यहाँ लिखोगे सेना की वजह से सेना बार बार तख्ता पलट कर देती है, इसलिए पाकिस्तान में क्या होता है, लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है। फिर यहाँ लिखोगे कि पश्चिमी देशों का शासन, पश्चिमी देश अपनी गलत नीतियाँ पाकिस्तान में थोप देते हैं, इसके कारण पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता, ऐसे ही लिखोगे, समझ आ रहा है। तो इससे आपको नंबर भी मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक। अब देखिए, अब अगला, तो ऐसे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ही आपका यूपी बोर्ड में भी पूछा जाएगा, क्या सवाल थोड़ी बदल जाएंगे, चाहे यूपी के लोग हो, चाहे दिल्ली के लोग हो, चाहे केरला के लोग हो, उनके लिए सार्क तो सार्क ही है, पाकिस्तान तो पाकिस्तानी है, ठीक है। सार्क ने दक्षिण एशियाई देशों में बहुपक्षीय मतलब कई सारे पक्ष हो, ठीक है, के माध्यम से सहयोग विकसित करने की, सहयोग मतलब जैसे सार्क के देश है, सार्क मतलब SAARC, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका मतलब है दक्षिण एशियाई देशों का महत्वपूर्ण संगठन है, ठीक है, जो व्यापार करता है, ठीक है, और विकास करता है। तो जो सार्क के देश है ना दक्षिण एशिया के, ठीक है, तो इनके मध्य सहयोग विकसित करने के 2 उदाहरण देने हैं। तो क्या होता है, सार्क के देश आपस में व्यापार करते हैं, सार्क के देश आपस में संस्कृति का बंटवारा करते हैं, सार्क के देश आपस में क्या करते हैं, विचारों का बंटवारा करते हैं, सार्क के देश आपस में बातचीत करते हैं, सार्क के देश अपने फैसलों को ना बातचीत से सुलझाते हैं, ना कि झगड़े से। सार्क के देश अपने बीच में ना टेक्नोलॉजी का क्या करते हैं, भेजते हैं, एक दूसरे को देते हैं टेक्नोलॉजी। तो 2 ही पूछे थे हमने, देखो कितने सारे बता दिए, ठीक है। आशा कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। समझ ना आए कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा और चीज़ समझा दूंगा, ठीक। इसका भी सेम आंसर ऐसे ही देना था, पहले सार्क के बारे में बताना था इंट्रो, फिर उसके बाद सार्क की ये ऐसे करके विशेषता बता देनी, कई सारी 2 पूछी थी, फिर 2 को एक्सप्लेन कर देंगे, समझ आए। ऐसे ही नंबर मिलते हैं, ऐसे नहीं लिखते। कहीं आप कहानी लिख दो इतनी सारी, तो ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि किताब देखो, आंसर सबको आता है, नंबर उसको मिलता है जो आंसर को ना बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक। भारत की स्वतंत्रता के समय से लेकर भारत में विलय तक सिक्किम के में घटित घटनाक्रम का वर्णन कीजिए। तो यार भारत में सिक्किम कैसे मिला ये बताना। सिक्किम क्या था, शुरुआत में लिखना, भारत में 565 रियासतें क्या थी, में अलग होना चाह रही थी। लगभग 565 रियासतें थी, लेकिन इसको इकट्ठा करने के लिए वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे और गृह मंत्री थे, ठीक है, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, अलग अलग राज्य को मिलाया, ठीक है, और भारत बनाया। उसमें एक सिक्किम नाम का राज्य था, वो भी अलग था, ठीक है, राज्य नहीं था, ये तो अलग देश था। यहाँ पे ना एक राजा शासन करता था, उसने क्या करा कि जब वो राजा शासन करता था ना, तो उससे बोला गया कि भारत में मिल जाओ, ठीक है, लेकिन वो मिलना नहीं चाहता था। लेकिन क्या हुआ, फिर वो
उसने ना बाद में जब वो शासन नहीं चला पा रहा था, उसकी जनता क्या हो रही थी, परेशान थी उन्हें, तो उसने क्या सोचा कि अगर वो भारत में मिल जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे राजा का नाम था बोधचंद्र सिंह, ठीक है, मतलब राजा का नाम यहाँ बोधचंद्र सिंह था या कुछ और था, ये आप कंफर्म कर देना। लेकिन जो सिक्किम के राजा थे ना, उन्होंने क्या करा, सोचा भारत से मिल जाए, तो उन्होंने बोला कि भारत से मिल तो जाएंगे लेकिन यथास्थिति करेंगे, मतलब कुछ समय तक है ना, हमें मिलने से पहले, जैसे कि मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो आप गर्लफ्रेंड से मिलने से पहले कंफर्म करोगे ना अच्छी है बुरी। तो ये भारत से मिलने से पहले क्या करे, अच्छा है बुरा चेक कर रहे थे। तो ये बोलते हैं भारत को कि चलो आपके कुछ दिन के साथ मिल जाते हैं, लेकिन है तब तक है ना आपके नियम हम पे नहीं थुपेंगे। तो ये कुछ दिन तक भारत के साथ रहते हैं, तब तक भारत अच्छे से व्यवहार करता है इनके साथ, ठीक है। फिर ये सोचता है कि हाँ भारत तो बहुत अच्छा है, चलो इनसे शादी कर लेते हैं। फिर ये अंत में भारत से मिल जाते हैं, ठीक है। फिर भारत के अंदर मिल जाते हैं, संशोधन होते हैं, नया नियम बनते हैं, ठीक है, यहाँ की विधानसभा बनती है। फिर क्या होता है, यहाँ पे भारत में तो मिल जाती है लेकिन है ना यहाँ पे राजा का ही शासन चल रहा होता है तब भी, लेकिन वहाँ पे विधानसभा भी बन जाती है, मतलब मंत्री वगैरह हो जाते हैं भारत के, ठीक। लेकिन बाद में क्या होता है कि जनता के सामने है ना फिर चुनाव करवा लिए जाते हैं और राजा का पद भी हटा दिया जाता है, ठीक है, बाद में। और बाद में सिक्किम है ना भारत का राज्य बन जाता है 21वां, ठीक है। ऐसा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक। आगे चलते हैं। 1975 में लागू किए गए आपातकाल से सीखे कि गए किन्हीं 2 पाठों का वर्णन कीजिए। बस यार आपातकाल से क्या क्या सीख मिली इसके बारे में बताना है। जैसे आपातकाल क्या हुआ था, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा लगा दिया गया था। कुछ कारण थे इसके। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। देखिए मुझे जल्दी समझाना पड़ेगा क्योंकि टाइम, अगर मैं इस वीडियो को ज़्यादा आराम से समझाऊंगा तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। अभी देखिए अभी 14 मिनट हो चुके हैं, अभी आधा भी नहीं समझाया मैंने, ठीक है। और MCQ भी सारे नहीं समझाए हैं, ठीक। तो मैं मेन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो समझा रहा हूँ, ठीक। तो 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगे ना, उससे सबक क्या मिले, बहुत सारे मेरे बिल्कुल आंसर वैसे ही लिखना है, ऐसे तीर बना के कि लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, ठीक है। नियम गलत बनेंगे तो गलत नतीजे होंगे, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो है ना हमारा लोकतंत्र कमज़ोर था उस समय, ये पता लगा, ठीक है। और क्या होता है, सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग कर रहा था इंदिरा गांधी ने, ये पता लगा। और है ना मीडिया पे है ना प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ये पता लगा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने क्या करा था, मीडिया पे प्रतिबंध लगा लिया था। और लोकतंत्र में आर्टिकल 21 और 20 भी हमसे छीन लिया गया था, ठीक है। और 22 भी छीन लिया था, बोलने की स्वतंत्रता छीन ली थी, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी थी। तो हमें सबक क्या मिले थे कि लोकतंत्र को हमें मजबूत करना चाहिए। और हमने इसके बाद क्या करे थे, 44वां संशोधन भी किया था, ठीक है। तो ये सारे सबक हमें मिले थे। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। भारत अगला है, इन दोनों में से एक बताना है। भारत ने सोवियत संघ के विघटन के बाद सभी 9 स्वतंत्र देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, लेकिन रूस और भारत के संबंध आज भी अधिक सौहार्दपूर्ण है। सौहार्दपूर्ण का मतलब देखिए, पहली बात तो एक आपको बात बता दूं कि आपको बहुत पढ़ के गए हो लेकिन आपको शब्दों का ही मतलब नहीं पता तो आंसर आप कर ही नहीं पाओगे। सौहार्दपूर्ण है मतलब अच्छे हैं अभी भी, ठीक है। किन्हीं 2 उदाहरणों की इससे इस कथन की न्याय संगत बताइए। देखिए क्या है यार, आज जब USSR था, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिकन, तब भी हमारी संधियाँ थी USSR के साथ, ठीक है। आज रसिया, तब भी संधि है। आज हम रसिया से द्विपक्षीय व्यापार करते हैं, रसिया के साथ टेक्नोलॉजी करते हैं, रसिया से हम कच्चा तेल खरीदते हैं, रसिया को हम टेक्नोलॉजी बेचते हैं, रसिया से हम टेक्नोलॉजी देते हैं, रसिया को हम गेहूँ बेचते हैं, ठीक है। तो ये सारे व्यापार होते हैं। रसिया से हमारी आज सुरक्षा संधि है। रसिया हमारा UNO में क्या करता है, वीटो में सहयोग देता है। अगर चाइना हमारे पास वीटो, हमारे खिलाफ वीटो करता है तो रसिया हमारे सपोर्ट में वीटो कर देता है। रसिया हमारे को टेक्नोलॉजी देता है, ठीक है। और रसिया हमारा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, जैसे जम्मू कश्मीर के चक्कर में है ना पाकिस्तान का साथ दे देता है चाइना, तो जम्मू कश्मीर के विषय में रसिया हमारा साथ देता है, ठीक है, याद रखना है। तो ये 2 से ज़्यादा पॉइंट बता दिए मैंने। शीत युद्ध काल के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक विकसित थी। फिर भी सोवियत प्रणाली में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो अमेरिका से अलग करती थी। किन्हीं 2 विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। देखिए क्या है कि शीत युद्ध के काल के दौरान ना अमेरिका की अर्थव्यवस्था है ना अन्य देशों की तुलना में अच्छी थी। देखिए ये बात बिल्कुल साफ है कि अमेरिका बहुत अमीर देश था पहले भी और आज भी, ठीक है। लेकिन सोवियत संघ की विशेषता थी जो उससे अलग थी। देखिए अमेरिका में क्या पूंजीवाद था, पूंजीवाद, ठीक है, लेकिन रसिया में क्या समाजवाद, ठीक है। तो अमेरिका में है ना अमेरिका सारी चीज़ें नहीं बनाता था, लेकिन सोवियत संघ में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। जनता को रोजगार मिलता था, सरकार की जिम्मेदारी थी। हर आदमी के पास रोजगार था, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। हर आदमी के पास रोजगार था, ये पॉइंट हो गया। सुई से लेकर जहाज तक रसिया USSR खुद बनाता था, ये हो गया। हर आदमी समाज में सबको सामाजिक सुविधाएं मिलती थी, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और हर चीज़ सस्ती मिलती थी, ये भी पॉइंट हो गया, ठीक है। और गरीब से लेकर अमीर को बराबर माना जाता था, ये पॉइंट हो गया। तो
सोवियत संघ की प्रणाली है ना, ये खास विशेषता थी उसकी, ठीक है। 2 से ज़्यादा पॉइंट बता दिए मैंने। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन है, कार्टून शायद आपके भी आ सकता है। देखिए कार्टून काफ़ी सारे हैं, ठीक है, लेकिन है ना हम ये देखते हैं कार्टून। देखिए कार्टून काफ़ी सारे हैं। अब एक कार्टून है वो करवा दे रहा हूँ, आपकी किस्मत में जो होगा वो कार्टून आ जाएगा, ठीक है। दिए गए कार्टून में इजराइल 2006 में इजराइल में लेबनान द्वारा किए गए आक्रमण से संबंधित है। कार्टून ध्यानपूर्वक देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कार्टून में चार लोगों प्रतीक चिन्ह के आधार पर संबंधित संगठन की पहचान करिए। अभी जो संगठन है ये क्या है, आपको पता है ये किसका संगठन है, मतलब किसका लोगो है? ये यूएनओ का लोगो है। आपको अगर पता ना हो तो बता दूं मैं, ये यूएनओ का लोगो है। ये जो 4 लोगो रखे हैं ना यूएनओ का, ये देख रहे हो, ये यूएनओ के महासचिव है, ठीक है, जिनको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि यूएनओ ना युद्ध को रोक नहीं पाता है, ठीक है। जो इजराइल द्वारा लेबनान पे आक्रमण किया गया उसको दिखाया जा रहा है कि है ना यूएनओ है ना युद्ध को रोक नहीं पाता है। देखो यूएनओ को लगा रखे 4 तस्वीरें रखी है, लेकिन तब भी यूएनओ युद्ध को नहीं रोक पाया। अब देखिए और दूसरे चित्र में ये लोगों का पता है, कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति को पहचान करिए, उसका नाम लिखिए। इनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तो यूएनओ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। उस समय पता नहीं कौन थे, आप देख लेना, चेक कर लेना। तो कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति का नाम आपको बताना है चेक करके, ठीक है। इजराइल द्वारा लेबनान पे आक्रमण क्यों किया गया, उसकी नीतियों के तहत, ठीक है। इजराइल है ना लेबनान पे आक्रमण कर देता है क्योंकि इजराइल लेबनान को पसंद नहीं करता है। लेबनान इजराइल के बगल में लेबनान पड़ता है। इजराइल लेबनान पे आरोप लगाता है कि लेबनान के अंदर जो आतंकवादी संगठन है ना वो इजराइल में हमला करना चाहते हैं, इसलिए इजराइल लेबनान पे हमला कर देता है। इजराइल बोलता है कि लेबनान के जो लोग हैं हमारे यहाँ शरणार्थी बन के घुस रहे हैं, इजराइल इसलिए हमला कर देता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक, तो चेक कर लीजिएगा। और दृष्टिबाधितों के लिए यूनिसेफ की फुल फॉर्म लिखनी है, तो वैसे आप दृष्टिबाधित नहीं है लेकिन तभी बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल कल्चरल, मतलब यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड है इसका नाम, ठीक है। कौन सा संगठन लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी बना, तो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन बनता है, यूएनओ, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी क्या बनता है, यूएनओ, ठीक है, लीग ऑफ नेशन का। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, ये तो भैया आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये हर साल अपडेट हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप देख लेंगे। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी परमाणु के सुरक्षा की वो शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, ठीक, सॉरी इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, ठीक है। IAEA इसका नाम है, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी इसका नाम है, ठीक है। तो ये परमाणु, देखो जो IAEA है ना इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, ठीक है, ये क्या करती है, जो दुनिया में जो परमाणु के लिए चीज़ें यूज़ होती है ना उनको चेक करती है कौन सा देश यूरेनियम का ज़्यादा मांग कर रहा है। तो ये देखते हैं यूरेनियम का जो आप यूज़ कर रहे हैं या परमाणु का जो आप यूज़ कर रहे हैं वो बिजली बनाने में कर रहे हैं या बम बनाने में, तो इसकी निगरानी करता है, ठीक है। ऐसा करता हूँ समझ आ रहा होगा। चलिए ये देखिए, ये तो आपका पैरा आएगा, आपके पेपर में पैरा आएगा, तो आप है ना ये पैरा को नकल मार के करना है आपको, ये सबसे आसान होता है। तब भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के समय किस सिद्धांत का पालन किया गया, समानता का, धार्मिक बहुसंख्या का, जातीय का या प्रशासन नियंत्रण का, तो धार्मिक का। धर्म के आधार पर तो देश बंटा था, जिसमें ज़्यादा संख्या मुसलमान की हो पाकिस्तान, जिसमें हिंदू की वो हिंदुस्तान, इधर पाकिस्तान, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, उप प्रधानमंत्री ये थे सरदार पटेल, ठीक है। आशा करता हूँ गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे, ठीक। और स्वतंत्र भारत के समय ब्रिटिश इंडिया में कितनी रियासतें थी, अभी बताया था मैंने 565, ठीक है। ऐसे ये सारे MCQ ये देख लीजिएगा, ठीक। अब ये करवा देता हूँ आपको, देखिए आपको ये निशान लगाना है, ये चित्र है, आपके किताब में चित्र भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको चित्र लगाना है कि राजकुमारी अमृता कौर कहाँ से थी, ठीक है। आपके देखिए बुक में आपके पेपर में चित्र आएंगे, ठीक है, बनने के लिए। तो आप अगर नॉर्मल इंसान भी हो तो आप तुक्का मार लोगे, कौर किसके पीछे लगता है, पंजाबियों के पीछे, और ये एक ही जगह दे रखी है पंजाब में, तो ये कौर जी पंजाब में होंगी, ठीक है। और ऊपर वह राज्य जिसका, चलो पहले यहाँ देखते हैं, वह भारतीय जनसंघ के स्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ से थे, ठीक है। इसके बारे में बताना है, और इसके बारे में बताना है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, हाँ, तो इसके बारे में बताना है कि वह राज्य जिसमें
एस नमूद्री पद द्वारा पहली कांग्रेस संगठन का गठन किया गया। ठीक है, इसके बारे में बताना है। और भारतीय जनसंघ के स्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, नीचे एक और है, देखिए केरला में तो ये हुआ था पहली बार, है ना, नंबूपद्री जी हुए थे। ठीक है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ से थे, देखिए जवाहरलाल नेहरू तो उत्तर प्रदेश से थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का लगा दोगे आप पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और ये जहाँ MS नंबूपद्री और पहली कांग्रेस सरकार का गठन हुआ था तो ये केरला में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही आपके ये आएंगे, आशा करता हूँ आप लगा लेंगे। अब चलिए थोड़ा 6 नंबर वाले आंसर भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर वाले ही हैं सारे, मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा। ये वही वाला क्वेश्चन है जो पीछे दे रखा था, नंबूपद्री वाला। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। मानव सुरक्षा का क्या अर्थ है? मानव सुरक्षा का अर्थ है खतरों से आज़ादी। ठीक है, मानव सुरक्षा की संकीर्ण और व्यापक धारणा का बताइए। सुरक्षा की संकीर्ण धारणा का मतलब है जो पुरानी धारणा है। ठीक है, मानव की सुरक्षा करनी है आतंकवाद से, मानव की सुरक्षा करनी है हमलों से। ठीक है, नई धारणा व्यापक धारणा क्या, मानव की सुरक्षा करनी है आपदा से, मानव की सुरक्षा करनी है ग्लोबल वार्मिंग से, मानव की सुरक्षा करनी है नई आपदाओं से। ठीक है, भूखमरी से। ठीक है, ये सब है बड़ी आपदा है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के बारे में बताइए। बस सुरक्षा की पारंपरिक धारणा जो अभी बताई थी। पारंपरिक का मतलब होता है जो परंपरा में हो। ठीक है, परंपरागत मतलब समझते हैं जो पहले भी होता था अब भी होता है, परंपरा में। तो पहले खतरे कौन से थे? आतंकवाद, बगल वाला पड़ोसी देश हमला ना कर दे, अपने ही देश में लड़ाई ना हो रही हो। ठीक है, ये सारी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और उसको घटकों को उजागर भी करना है क्यों होती है। ठीक है, तो यही आंसर लिख देना है आपको। सुरक्षा की नहीं, स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने विश्व शांतिपूर्ण विश्व के सपने को साकार किया। इसके कथन में 3 उपयुक्त दीजिए, तो इसके बारे में बताना। देखिए भारत की है ना जो स्वतंत्र भारत की विदेश नीति थी ना, उसमें है ना हमने सबसे पहले क्या करा, 3 चीज़ें बतानी, तो 1 2 3 बता देंगे। एक तो हमने शांति को अपनाया, हमने एकता पे विश्वास किया, हमने क्या करा, परमाणु का फर्स्ट यूज से मना किया। ठीक है, हमने दूसरे देशों का युद्ध ना करके शांति को बढ़ावा दिया, हमने दूसरे देशों के बीच क्या करा, व्यापार को बढ़ावा दिया, हमने दूसरे देशों के साथ संधि करी, हमने परमाणु हथियारों को बंद करने के लिए संधि की। तो इतने सारे पॉइंट हो जाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के लिए। ठीक है, अभी कितना टाइम हो गया, 25 मिनट, तो थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। ठीक है, भारत में विऔपनिवेशीकरण, ठीक है, की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक व रंग भेद की नीति का कट्टर विरोध कर रहा है। ठीक है, भारत विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का है, देखिए भारत विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक और रंगभेद की नीति का कट्टर विरोध कर रहा है। इसके पक्ष में 3 उपयुक्त तर्क देने हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि विऔपनिवेशीकरण होता क्या है। देखिए वी को हटा दो तो औपनिवेशीकरण आ जाएगा। औपनिवेशीकरण का मतलब गुलाम बनाना। तो जो देशों ने हमें गुलाम बनाया हम उसका विरोध करें, बिल्कुल सही। ठीक है, और रंगभेद के खिलाफ क्या कर रहे हैं हम, अभियान चला रहे हैं, ये भी सही है। ठीक है, इसके उपयुक्त तर्क देने हैं। तो तर्क क्या देना है, सीधी बात है कि हम दूसरे देशों को गुलाम नहीं बनाते, बिल्कुल सही। हम क्या करेंगे, गुलाम नहीं बनाएंगे किसी को। ठीक है, हम क्या करेंगे, व्यापार कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, रंगभेद की नीति नहीं करेंगे। हम रंगभेद के लिए क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। हम रंगभेद के खिलाफ नियम बनाएंगे। हम क्या करेंगे, जो छोटे देश हैं उनके साथ भी व्यापार करेंगे। हम अफ्रीका जैसे देश से भी व्यापार करेंगे जहाँ पे काले लोग हैं। ठीक है, तो हम क्या रंगभेद कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, दूसरे देशों के साथ, छोटे देशों के साथ, श्रीलंका है और भी देश है, उनके साथ क्या करेंगे, हम उनके साथ व्यापार करेंगे, जिससे पता लगे हम उनको गुलाम नहीं बना रहे। समझ आया। तो ये विऔपनिवेशीकरण और रंगभेद की नीति का क्या करना है, कट्टर विरोध करना है। ठीक है, हम उनके लिए नियम भी बनाते हैं, हम उनके लिए कानून बनाते हैं, हम लोगों को जो अलग अलग रंग के लोग हैं उनके लिए समान नियम बनाते हैं, उनके लिए समान स्कूल बनाते हैं, समान व्यवस्था देते हैं, समान अधिकार देते हैं। ठीक है, और हम गुलामी की प्रथा का विरोध करते हैं, विऔपनिवेशीकरण की। हम छोटे देशों का मदद करते हैं, ना कि गुलाम बनाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से पता क्या करते हैं, हम इन दोनों नीतियों का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा यार, बहुत मेहनत लगती है इतना समझाने में। चलिए अब आगे देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, अब इसका है ना आंसर अच्छे से समझ लीजिएगा प्लीज़। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। ठीक, तो जो चीन अर्थव्यवस्था में नाटकीय सुधार के बावजूद चीन के सभी लोगों को इन सुधारों का लाभ क्यों नहीं मिल पाया, 3 कारण बताने। देखिए तो क्या होता है कि किसी भी देश में ना जो सुधार होते हैं ना, आर्थिक सुधार या अर्थव्यवस्था के सुधार, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एब्सोल्यूट 100% लोगों को लाभ मिले। तो इसके कारण बताने तो कुछ कारण बताने तो 3 कारण बता देंगे। हम अपने से 10 कारण बना सकते हैं। तो हो सकता है कि जो नीति है ना वो सबके लिए नहीं बन पाई।
ठीक है, एक ये कारण हो गया। इसको एक्सप्लेन करके लिखना है कि नीतियाँ हर आदमी के लिए नहीं बन पाई, जो सरकार है ना उसने हर आदमी के पे ध्यान नहीं दिया, सरकार ने केवल बड़े क्षेत्रों पे ध्यान दिया। ठीक है, ये भी हो सकता है सरकार ने बड़े क्षेत्रों पे ध्यान दिया जिसके कारण हुआ बड़े क्षेत्रों को ही पैसा मिला, बड़े क्षेत्रों को ही सुविधा मिली, बड़े क्षेत्रों के साथ सब भी हुआ। और सरकार ने ना टैक्स का सिस्टम अच्छा नहीं किया, ये भी हो सकता है सरकार ने टैक्स का सिस्टम अच्छा नहीं किया जिससे क्या हुआ गरीब लोगों के लिए तो सुधार ही नहीं हुआ। ठीक है, और भी पॉइंट हो सकता है सरकार ने गरीब लोगों पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, सरकार अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए, ये भी कारण हो सकता है। चीन में सभी लोगों को सुधार का लाभ इसलिए नहीं मिला। ठीक है, और चीन क्या था, साम्यवादी देश था, और वो अचानक से क्या हुआ पूंजीवाद की तरफ जाने लग गया, तो इसलिए भी जो उनके लोग थे ना वो अच्छे से संभल नहीं पाए। ठीक है, और चीन में भी सरकार के हाथ में सारी व्यवस्था होती है, चीन में ज़्यादातर चीज़ें ना सरकार संभालती है, इसलिए भी क्या होता है कि चीन में सभी लोगों को सुधार का लाभ नहीं मिल पाता, केवल सरकार है ना जिसको चाहती है उसको ही लाभ मिल पाता है। ठीक है, ये कारण है, तो याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ का एक आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर आधिकारिक राजनीतिक संगठन बनने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो देखिए यूरोपीय संघ की स्थापना होती है 1992 में। ठीक है, 1991-92 में। ठीक है, इसको 192 लगभग देश मिलके मैंने 112 देश मिलके बनाते हैं। ठीक है, इसका झंडा है खुद का है, उसका एक राष्ट्रीय गान है, इसका यूरोपीय संघ का खुद का एक क्या है चिन्ह है। ठीक है, आशा करता हूँ आपने इतना पढ़ रखा होगा। ठीक है, देखिए यूपी बोर्ड हो चाहे दिल्ली बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, मतलब सब में लगभग ही सेम चीज़ें आती है, इस चीज़ को मानिए आप। ठीक है, तो देखिए यूरोपीय संघ की आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था थी। ठीक है, 1948 में यूरोपीय संघ बनता है। ठीक है, 1948 में मार्शल योजना के तहत, फिर उसके बाद 1949 में इसको बदलाव कर दिया जाता है, फिर 1955 के तहत आपको याद होगा 1955 के तहत इसे राजनीतिक मंच के रूप में बदल दिया जाता है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, तो आपको बताना पड़ेगा यूरोपीय संघ की मदद करी पूंजीवादी देशों ने, फिर ये धीरे धीरे पावर में आया, फिर ये धीरे धीरे आर्थिक बना, फिर ये धीरे धीरे राजनीतिक बना, फिर ये धीरे धीरे व्यवस्था बदली है ना, इसके बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना पड़ेगा। और पॉइंट भी ऐसे बताने याद रखिएगा, पहले आप बताइए यूरोपीय संघ क्या है, फिर इसकी यूरोपीय संघ में क्या क्या बदला है, जैसे पहले आर्थिक मंच, फिर आर्थिक सामाजिक मंच, फिर राजनीतिक मंच, फिर और सारी चीज़ें जैसे झंडा अपनाना, राष्ट्रीय गान अपनाना, यूरोप की इनकी एक मुद्रा है यूरो, उसके बारे में बता देना, इसकी विशेषताएं बता देना, और फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करते जाना ऐसे लाइन टू लाइन। ठीक, उसके बाद निष्कर्ष लिख देना, फिर आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। 20वीं सदी के अंतिम दशक के दौरान भारतीय राजनीतिक घटित किन्हीं 3 प्रमुख घटनाओं का स्पष्ट कीजिए। 20वीं शताब्दी के दौरान भारतीय राजनीति में जो नए नए मुद्दे आए थे उनके बारे में बताना है। तो देखिए, एक बड़ा मुद्दा था मंडल मुद्दा, आरक्षण वाला, और एक दूसरा मुद्दा था वो वाला कांग्रेस का विभाजन, मतलब कांग्रेस में बंटवारा। ठीक है, और गठबंधन के युग का दौर। ठीक है, और राम मंदिर मुद्दा। ठीक है, राम मंदिर मुद्दा, और परमाणु योजना का संकलन टेस्ट, जैसे 1998 में परमाणु हुई थी ना, तो ये। ठीक है, दोबारा बता दे रहा हूँ, 20वीं शताब्दी में क्या होता है, गठबंधन की सरकारें बनने लगी थी, कांग्रेस का खात्मा होने लग गया था, छोटे दलों का बनना चालू हो गया था। देखिए मैं लिख के नहीं बता पाऊंगा सब कुछ, तब भी बता रहा हूँ, लिख लेना, दोबारा से बता दे रहा हूँ। देखिए छोटे दलों का उदय हो गया था, कांग्रेस में टूट आने लग गई थी। ठीक है, और क्या हो गया था, 2 प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी थी, और मंडल मुद्दा आ गया था। ठीक है, 1989 के लगभग, और 1992 में बाबरी मस्जिद केस हो गया था बहुत बड़ा। ठीक है, उसके बाद शाहबानो केस हो गया था। अब देखो बहुत सारी मैटर है। ठीक है, और छोटे दलों का उदय होने लग गया था, और उसके बाद वो क्या बोलते हैं, छोटे दलों का उदय और गठबंधन के युग का प्रारंभ, ये भी मेन पॉइंट है। ठीक है, और इसके बाद परमाणु योजना का संपन्न होना भारत में। ठीक है, इतने सारे मुद्दे थे। अब देखिए 1989 के गहन प्रतिस्पर्धा के बाद कई संघर्षों के बीच अधिकांश दलों में उभरी आम सहमति के किन्हीं 3 बिंदुओं का स्पष्ट कीजिए। देखिए 1989 के बाद है ना, गहन प्रतिस्पर्धा और संघर्षों के बीच है ना, अधिकांश दलों में ना उभरी आम सहमति के 3 बिंदु बताने हैं कि आम सहमति हुई थी। देखो आपस में 1989 के बाद गठबंधन का दौर आया। ठीक है, जिससे कई सारे राजनीतिक दल आए, कोई हिंदू विचारधारा, कोई मुस्लिम विचारधारा, कोई देश की विचारधारा, अलग अलग, तो आपस में चिढ़ते थे। लेकिन 3 मुद्दे जिन पे उन्होंने है ना आपस में सहयोग किया, तो पहला परमाणु योजना भारत की, परमाणु योजना। ठीक है, उसके बारे में लिख देना, परमाणु योजना भारत की। दूसरा क्या, अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो महिलाओं की जो वोट देने का अधिकार था ना 18 साल कर दो। ठीक है,
पहले 21 साल होता था वोट देने का, अब 18 कर दिया गया ये, ठीक है। और महिलाओं को आरक्षण बढ़ाना, इसके ये मुद्दा, इस पे भी सारे कहते हैं सहमत थे। और परमाणु योजना, इस पे भी सब सहमत थे। देखो मैं 4 बता दिए, 3 पूछे। एक तो देखिए मैं लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं, पहला क्या है, परमाणु, ठीक है, परमाणु योजना ये। दूसरा क्या है, वो क्या बोलते हैं, आरक्षण, ठीक है। तीसरा क्या है, महिला आरक्षण, ठीक है। और चौथा क्या है, वो जो ये आरक्षण है ना, इसी को मंडल मुद्दा कहते हैं, ठीक है। और चौथा क्या है, अभी मैंने बताया था आपको, परमाणु ये अडल्ट फ्रेंचाइज 21 से 18 कर देना, वोटिंग एज, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक। और भारत की परमाणु नीति का सबने सपोर्ट किया था, हर मतलब सब प्रतिस्पर्धा करते हुए भी जो राजनीति थी ना, अलग अलग पार्टियां थी, सब इसमें सहमत थी, ठीक है। और गठबंधन में भी सारी पार्टियां सहमत थी। तो ये कुछ मुद्दे थे जिसमें सारी पार्टियां सहमत रहती थी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। देखिए अभी ये पेपर में इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। बस मैंने 5-7 जो MCQ के थे क्वेश्चन वो नहीं करवाए, क्योंकि MCQ के तो क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है, कौन सा क्वेश्चन आ जाए। आप 1 लाख भी पढ़ ले तो हो सकता है उसमें से आपके केवल 5 फंसे। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, इसके जो पॉइंट बताए, एक क्वेश्चन के 5-10 पॉइंट बताए आपको, तो इसमें से हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपकी फंसेंगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप ये वीडियो ढंग से देखेंगे, नहीं समझ आई होगी तो दोबारा से देख लेना, ठीक है। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि जो इंदिरा गांधी का मुद्दा है, जो गठबंधन का युग है, और परमाणु योजना है, और कांग्रेस का विभाजन है, ठीक है। राम मंदिर का मुद्दा है, मंडल मुद्दा है, आरक्षण वाला मुद्दा है, ठीक है। और अलग अलग आपको बता दूं पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, UNO संगठन की प्रासंगिकता, आज के जमाने में UNO है वो प्रासंगिक है कि नहीं है, चलो आपको दिखाई देता हूँ लिख के। जैसे मैं बताऊं आपको, ठीक है, अभी कलर बदल लेता हूं, ठीक ठीक। तो जैसे UNO है, आज के ज़माने में जो UNO है वो उसका यूज़ है कि नहीं है, ये बताना है। UNO का यूज़ है कि नहीं, ये क्वेश्चन आ सकता है। और यूरोपीय संघ के बारे में बताना, यूरोपीय संघ के बारे में बताना होगा, ठीक है। या तो ये हो सकता है किसी भी संगठन के नाम पूछ ले, ILO की फुल फॉर्म पूछ ले, IAE की फुल फॉर्म पूछ ले, UNICEF की फुल फॉर्म पूछ ले, मतलब किसी की भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। और यूरोपीय संघ के बारे में पूछ लेंगे, यूरोपीय संघ के बारे में बताइए। या तो ये पूछ लेंगे भारत का, ठीक है, भारत के रूस से संबंध पूछ लेंगे, संबंध वाला चैप्टर। ये तो पूछ लेंगे भारत का, ठीक है, दक्षिण एशिया में जो योगदान है उसके बारे में पूछ लेंगे। या तो आसियान के बारे में पूछ लेंगे, आसियान संगठन आपने सुना होगा, आसियान के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। या तो भारत की परमाणु नीति, भारत की परमाणु नीति के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपसे मतलब किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं जो भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो CBSE बोर्ड का ये जो पेपर है, ये UP बोर्ड में ना पक्का काम आने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और आपको कुछ और समझना है तो आप है ना मेरे से है ना कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, और सुरक्षा का वाले चैप्टर में से सुरक्षा की पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा। और मैं आपको एक बार बता दूं फिर से, जो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा है, पारंपरिक का मतलब है जो पुराने समय से हो रहा हो, ठीक है, पहले से हो रहा हो। और अपारंपरिक का मतलब होता है अपारंपरिक, ठीक है। अपारंपरिक का मतलब है जो अभी नया नया चालू हो। पुराने समय से क्या खतरे होते हैं, पुराने समय में राजा महाराजा को भी तो एक खतरा होता था, आपस में देश में लड़ाई हो रही है और हो सकता है बगल वाले पड़ोसी देश ने हमला कर दे, ये सारी। लेकिन आज के ज़माने में, पहले कोई ग्लोबल वार्मिंग की खतरा समझता था लेकिन आज है, पहले कोई अंटार्कटिका की जो बर्फ पिघल रही है उसको खतरा समझता था लेकिन आज भी है, आज है। तो ये सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा है जो आज के ज़माने में नहीं है। जैसे साइबर खतरा होता है, इंटरनेट का खतरा, वो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।